आज इंटरनेशनल वेबिनार में नंदुरबार के प्रोफेसर एच.एम. पाटिल, संगीता पाटिल और यहाँ पर सारे महाराष्ट्र से और जहाँ से भी सभी लोग पार्टिसिपेट करने आए हैं इंटरनेशनल सेमिनार, जिसमें आपने मुझे कहा है सस्टेनेबल लाइवलीहुड और आफ्टर कोविड-19 तो हमारा डेवलपमेंट और ये सब कैसे होगा। तो आपने मुझे ये भी कहा कि सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको मानती हूँ। अभी सबसे पुरानी जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि क्या हमारे पास आज उतने रिसोर्सेज हैं जिससे हम बचाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमारे पास उतना पानी है जितना आज हमें चाहिए, हमारे पास उतनी ऑक्सीजन है जितनी आज चाहिए, हमारी मिट्टी उसमें इतना केमिकल मिलाया है वो अभी भी हम सबको खाने के लिए नहीं दे सकती है, जैविक खाना नहीं मिल सकता है। इसी तरह हमारा जो नदियां हैं, पानी है, पानी की भी यही स्थिति है कि पानी हमारे पास उतना नहीं है जितना चाहिए, पीने का पानी भी नहीं है। तो ऐसे हालात में हम लोग ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको नहीं कह सकते जिसमें हम केवल संसाधनों को बचा के रखेंगे। मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो सबसे बड़ी बात, इसकी जानकारी मुझे मिली है, जीवन को इसका ज्ञान मिला है, वो मैंने 1985 में जब चंडीगढ़ छोड़कर यहाँ एक बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की स्थापना करने के लिए 1985 में आई और मैं झाबुआ, धार इधर के गांव में गई और एक साल में 302 रात मैं 302 गांव में लोगों के बीच रही। वो पानी से, कंटेमिनेटेड पानी से होने वाली बीमारी गिनी वर्म्स, जिसको नारू भी कहते हैं लोग, उसका निवारण करने के लिए मैंने अपने आप को वॉलंटियर जब किया, जब मैं अलग अलग गांव में, अलग अलग घरों में लोगों के साथ रही, तो मुझे देखने में ऐसा लगा कि वो लोग अभी जो उनका पुराना जीवन था, उनके पिता का, माता पिता का जो पैतृक जीवन था वो सस्टेनेबल था। वो अपना जंगल में रहते थे, अपना उगाते थे, अपना खाते थे, केमिकल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पशुपालन करते थे, मुर्गी पालन करते थे, बकरी पालन करते थे और वो सारे पर्यावरण और सब जीवों के साथ रहते थे, सहजीवन करते थे। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और जैसे ही सरकार ने अपनी सारी योजनाएं लोगों पर लादनी शुरू की, तो लोग वापस शहरी तरीके से और आधुनिकता में जाने की दौड़ में वो सब कुछ प्रदूषित कर दिया। उस समय की जो पर्यावरण का सबसे पहला विश्व भू सम्मेलन, अर्थ समिट जिसको कहते हैं, 1992 में रियो डी जनीरो में, उस अर्थ समिट में मुझे बुलाया गया था क्योंकि नारू उन्मूलन में मैंने जो अपनी सेवा दी उससे 302 गांव नारू मुक्त लोगों ने किए और वो नारू मुक्त होने के कारण मेरे बरली संस्थान जहां मैं सेवा देती थी उसके लिए एक ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर लेने के लिए मुझे बुलाया गया था रियो डी जनीरो में। उस समय मैंने जब वहाँ जाकर देखा, सुना कि पूरे विश्व की पर्यावरण की स्थिति इतनी खराब है कि ये जीवन लंबा टाइम लोग जीवित नहीं रहेंगे, बहुत से प्राणी विलुप्त हो रहे थे, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। ये 1992 की बात है। वहाँ से लोगों को लगा कि मैं एक यूएनईपी का बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान लेके आई
ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर लेके आई। वो ऑनर उस काम का था, उन लोगों का था, लेकिन मैं अपने जीवन के लिए एक नई परिभाषा लेके आई। अपने जीवन को जीने के लिए एक नया जीवन शैली सीख कर आई कि मैं अब इंदौर जाकर जहाँ जहाँ भी काम करूँगी, जिन जिन लोगों से मिलूँगी, जो जो मेरे साथ जुड़े हैं, हम उन सबको बताऊँगी कि विश्व का कल्याण करेंगे और प्राणियों में सद्भावना करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है, उसमें हम इंसानों को बनाया है, उसने ये पशु जीव जगत को बनाया है, ये सारा जो कीट पतंग सब जो भी है, ये वनस्पति जीवन बनाया है, जिसमें हमारे पेड़ पौधे, फल, जंगल, वनस्पतियाँ सब जो भी है, एक वो वनस्पति जगत हमें दिया। और धरती के नीचे जितने खनिज हैं, तो वो खनिज विश्व हमें दिया। मैं बहाई धर्म की अनुयायी होने के नाते मैंने इस बात को इस तरीके से समझा कि जब हम थिंक ग्लोबली करेंगे, विश्व का कल्याण सोचेंगे और स्थानीय स्तर पर मैं, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, जब हम सब मिलकर प्राणियों में सद्भावना से रहेंगे तो ही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। हमारे पास ऐसा जीवन शैली, आपने मुझे सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए कहा है कि मैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात करूंगी। सस्टेनेबल लाइवलीहुड तभी होगी जो असली लाइवलीहुड है। ये नकली लाइवलीहुड जो है, अभी ये ऊपर से कुछ दे देंगे, एक प्रोजेक्ट लाएंगे, वो फंडिंग ख़त्म हो जाएगी, वो किया हुआ काम भी ख़त्म हो जाएगा और आगे उसको चलाने की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि हम बाहरी संसाधन, चाहे वो पैसे के हैं, चाहे वो सामान के हैं, उनके ऊपर निर्भर हैं। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। वो संसाधन इंसान, हम मानव, हर नर नारी, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, बड़े छोटे, पूरे विश्व के इंसान जब सद्भावना से रहेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें ईश्वर की सारी जो प्राणी हैं, जगत हैं, इनका कोई नुकसान नहीं करेंगे, इनको हम बीमार नहीं करेंगे, इनको प्रदूषित नहीं करेंगे, इनको स्वस्थ रखेंगे, इंसान सस्टेनेबल होंगे। और इंसान कैसे सस्टेनेबल होंगे? जब हम जीवन की हर बात में जो काम कर रहे हैं, वो सारे एक चॉइसेस करने की शक्ति हमें ईश्वर ने दी है। हम इंसानों को ईश्वर ने बहुत सशक्त बनाया है, दो बहुत बड़ी शक्तियां देकर। एक विवेक की शक्ति है। विवेक की शक्ति का मतलब ये है, हमारे पास ये सोचने की शक्ति है, ये निर्णय लेने की शक्ति है, ये चॉइस करने की शक्ति है कि हमें फैक्ट्री का खाना खाना है या फार्म का खाना खाना है। फैक्ट्री की बनी चीज़ें खाएंगे, फैक्ट्रियों में और बहुत चीज़ें हैं, फैक्ट्रियों में वो मशीनें बनेंगी, लेकिन जो खाना है, वो खाना जो किसान उगाएंगे, वो धरती जो जैविक होगी, जिसमें किसी भी प्रकार का ऐसा उपयोग नहीं किया जाएगा जो धरती माँ को प्रदूषित करेगा। और जन्म से लेके अंत तक, और अंत के भी बाद तक, जो उनकी याद में हम काम करते हैं, जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं, सूरज पूजा करते हैं, अपने घर में
व्रत रखते हैं, बच्चे को स्कूल भेजते हैं, विद्यारंभ का एक जितने हमारे भारत में संस्कार कहे गए हैं कि ये समय पर हम ये संस्कार करते हैं, और सारे धर्मों में उसके अलग अलग नाम हैं। जो भी हम जीवन में अपने दिन मनाते हैं, साल भर जो गतिविधियां करते हैं, काम करते हैं, वो चाहे पानी पीने की बात है तो पानी पीने का तरीका, पानी के उपयोग का तरीका ऐसा हो कि हम पानी को उपभोग नहीं, उपयोग करें, उसका संरक्षण करें। इसी तरह जो हमारे पास आकाश है, हम ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें जो हवा को प्रदूषित करती है। हम खाना प्रदूषित नहीं करें, खाएं, और हम खाना खाने की जो बर्तन हैं डिस्पोजेबल का यूज़ नहीं करें। अब जब हम ऐसी चॉइसेस करेंगे कि हमारा जन्मदिन, हमारा शादी की सालगिरह, हमारे दिवाली, हमारी होली, हमारी ईद, हमारी क्रिसमस, हमारे बहाई नवरोज़, हमारे बहाई नववर्ष, हमारा गुड़ी पड़वा, हमारे जितने भी सारे जीवन के त्योहार हैं, हमारे जीवन के जितने भी मनाने के अवसर हैं, उनको मनाने में ये ध्यान रखें कि हम इनको ख़त्म नहीं करें, क्योंकि पर्यावरण की हमें ज़रूरत है, इनको हमारी ज़रूरत नहीं है। वो तो पहाड़ों पे पक्षी लगा जाते हैं, पक्षी उड़ते उड़ते इतने, जितना पक्षियों ने जंगल लगाए हैं इतने जंगल इंसानों ने नहीं लगाए हैं। अभी कोविड में आपने देखा कि ये वायरस के टाइम पे नदियाँ साफ हो गई, क्योंकि हम वहाँ नहीं जा रहे, हम इस टाइम उनको प्रदूषित नहीं कर रहे। ये हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ा, पूरे विश्व के लिए सीखने का एक समय है कि हम अपने विवेक का सस्टेनेबल चॉइसेस करें, विवेक की शक्ति से आत्मा की आवाज़ सुने। आत्मा क्या कहती है कि मैं ये जो प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, सूर्य है, सूर्य की रोशनी से, आपने मेरी फिल्में अभी देखी हैं और भी देखेंगे कि हम लोग एक जीवन शैली ऐसी जीते हैं जिसमें एक तो ये कि मैं ईश्वर को मानती हूँ और मैं उसकी रचनाओं को मानती हूँ, और ये मानती हूँ उसकी रचनाओं के साथ मैं जिंदा हूँ। अगर सद्भावना से मैं इनके साथ रहूं तो ही मैं जी सकती हूँ। इसी तरह हम सब, हमारे पास गाय, भारत में हम लोग शुरू से कहते आए हैं भारत माता की जय, लेकिन हम लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने अमेरिका और सारे देशों में जाकर देख लिया है। सबको सबसे बड़ा दुनिया में यही लगता था कि हम अमेरिका चला जाएं एक बार, यूरोप चले जाएं एक बार। भारत माँ की सेवा का प्रण किसी ने नहीं लिया कि मैं अपना देश छोड़कर नहीं जाऊंगा, अपनी धरती माँ की सेवा करूंगा। और धरती माँ की सेवा केवल किसान होकर करना इतना ही नहीं है। जब हम धरती माता के ऊपर थूकते हैं पान खा के, जब हम शराब पीते हैं, जब हम धुआं करते हैं, जब हम धरती के अंदर किसी भी प्रकार से केमिकल डालते हैं, जब धरती के अंदर इतने बोरिंग करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कुएं थे, बावड़ियाँ थी, हमारी नदियों की क्या हालत की हमने। अब दिख गया है हमें कि एक बार फिर हम लोगों ने घरों के अंदर रहकर फोटो में देख लिया है वो गंगा जी। मुझे याद है एक बार वाराणसी IIT BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 3 साल पहले
मुझे वहाँ पर प्रश्न किया गया था मेरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्मार्ट सिटी की टॉक पर। तो उन्होंने कहा, आप 3 साल से हर बार यहाँ आती हैं हमारे सेमिनार में, आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ा है बनारस में? मैंने उनको बोला, मैं एयरपोर्ट से जब आती हूँ कार से, आप मुझे लेके आते हैं, यहाँ तक आते आते हर बार देखती हूँ कि बिसलरी की बोतलों की संख्या और दुकानें बहुत बढ़ गई हैं। और जब लोग गंगा जी से जाते थे, गंगा जल की बोतलें लेके जाते थे, इंसान की हर तकलीफ में, यहाँ तक कि जब विश्वास करना होता था, एक दूसरे को भरोसा दिलाना होता था, तो बोलते थे लो गंगा जल ही हाथ में, गंगा जल हाथ में लेके बोलो तुमने ये किया कि नहीं किया। हमारे विश्वास का आधार वो गंगा जल था। लेकिन अब गंगा जल लोग नहीं पीते थे। 3 साल पहले गंगा जल पे गंगा के किनारे बैठकर भी, घाट के किनारे बैठ के भी लोग अपनी बिसलरी की बोतल का पानी पीते थे। मैंने उनको कहा, स्मार्ट सिटी उस दिन कहलाने का हक है वाराणसी को जिस दिन यहाँ गंगा जी का गंगा जल बन जाएगा और ये गंगा जल लोग पिएंगे और इसी को पी के जिएंगे। वो इंडस्ट्री का बना हुआ, वो उद्योग का बना हुआ पानी हमें, और वो सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो हमारे एक साथी अनिल अग्रवाल और सुनीता अग्रवाल, सेंटर फॉर साइंस दिल्ली में, उन्होंने पूरे विश्व को बताया कि कोका कोला में कितना केमिकल है, कितना जहर है। उन्होंने लोगों को बताया कि सीएनजी शुरू करो, अभी सीएनजी शुरू कराई उन्होंने। लेकिन अभी हमें ये भी पता चल गया है कि ये पेड़ ख़त्म कर दिए हैं, उसकी संख्या सबको पता है। तो जब तक मैं जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे जीवन में सबसे बड़ा उपहार एक पौधा लगाना है। वो भी अगर हो सके तो पानी पीने के बाद जो नारियल का खोल बचा है, नारियल पानी का, उसके अंदर पौधा लगा लें, नीचे एक छेद करके। तो हम प्लास्टिक की थैलियाँ भी उपयोग ना करें, पेड़ लगाएं। मैं अभी जितने साल की होती हूँ हर साल पेड़ लगाती हूँ। किसी के जन्मदिन पे जाती हूँ, एक पौधा लेके जाती हूँ। किसी की शादी में जाती हूँ, पौधा लेके जाती हूँ, फल का हो, फूल का हो। मेरे यहाँ पर मेरे पति का स्वर्गवास हुआ 2011 में, एक दुर्घटना में, हम दोनों की दुर्घटना हुई थी। उनके जाने के बाद अप्रैल में वो गए और जुलाई 2 को उनके एक मित्र जो कि बहुत बड़े एनर्जी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मेरे यहाँ आधा एकड़ के फार्म पर, जहाँ मैं रहती हूँ, ये घर मेरे पति बना के हमारे लिए छोड़ गए थे। यहाँ पर उन्होंने, मेरे पति 68 साल के थे, उनके लिए उन्होंने 69 पेड़ लगाए। ज़्यादा पेड़ वो फलों के हैं और कुछ पेड़ खास तौर पर पक्षियों के खाने के लिए हैं, और बाकी भी जो हम उगाते हैं वो सबके लिए फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आज इस संकट में जब लोग तड़प रहे हैं कि हमें फल मिल जाए, हमें सब्जी मिल जाए, मैं 12 मार्च से 12 मई तक 2 महीने अपनी इच्छा से वायरस का सुना अपने घर में हूँ। मुझे बाजार कुछ भी लेने नहीं जाना पड़ा। मेरे पास खाने को दालें हैं, सब्जी है, मेरे पास फल हैं। और फल ईश्वर, प्रकृति कितना देती है, वो इंसान कितना ईश्वर का
दूत है वो प्रोफेसर रामेश्वर साहनी, जो हमारे सोलर गुरु भी हैं। उन्होंने 69 पेड़ लगा दिए। सारे गांव के बच्चों ने, गांव के लोगों ने आके लगाए, यहाँ के युवाओं ने भी एक एक पेड़। आज जिस दिन से मार्च के महीने में शहतूत हुए, इतने शहतूत हुए कि हमने उसका, सबने खाए, उसका जैम बनाया। साल भर या जितना टाइम भी हमारे पास शहतूत का जैम है। हमारे पास मूंगफली हुई, मूंगफली के दाने का हमने पीनट बटर बना के रख लिया। चने हो गए, चने से हमने दाल बना के रख ली, दाल से हमने बेसन बना के रख लिया। अब मेरे पास पोई के पत्ते हैं, मेरे पास पालक है, मेरे पास सारे वो आलू, अपने आलू है, अपने प्याज है, अपना लहसुन है, अपनी हल्दी है। अब मुझे कोई, मेरे दिल में कोई चिंता नहीं है कि मैं आज जो बच्चे जिनके साथ में रहती हूँ उनके लिए आज ज़रा, नंदा बेटी है, आज बेटा बच्चों के लिए ज़रा इनको भजिए बना के खिला दो। तो कहीं बाजार नहीं जाते, मसाले भी घर में है, मिर्ची भी घर में है, सारी तरह का सामान घर पे है। फिर हम लोग लाइवलीहुड के साथ जुड़ी हुई बात आपको बताना चाहती हूँ कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो ये कि हम सब ऑर्गेनिक उगाते हैं, और दूसरी बात ये है कि हम सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी सोलर कुकर हैं, हमारा अपना सोलर किचन है। उस सोलर किचन में, किचन के अंदर बाहर बहुत बड़ी डिश है, अंदर उसके आराम से खाना बनता है। 13 प्रकार के सोलर कुकर हैं जिनसे हम लोगों को सिखाते हैं कि सोलर कुकिंग से कैसे हम अपने जीवन में खाना बना सकते हैं। वो सोलर कुकर जिससे आज मेरे गांव में सोलर कुकर से सोलर टी स्टॉल चलता है, चाय बनती है उससे, सोलर पे, सोलर की चाय की दुकान है, पैसे कमाता है। आपने पूछा सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्या होगी? एक सोलर कुकर है 10,000 रुपये का, धुलिया में बनता है। प्रोफेसर अजय चांडक, आपके महाराष्ट्र वाले, IIT बॉम्बे के पढ़े हुए हैं, धुलिया में देखिएगा फेसबुक पर, अजय चांडक ने प्रिंस कुकर बनाए हैं। मुझे जब पद्मश्री पुरस्कार मिला तो बहुत सारे लोगों को ये पता चल गया कि जनक दीदी कोई गिफ्ट स्वीकार नहीं करती। अब अजय चांडक जी इतने स्मार्ट हैं, उन्होंने लाके मुझे एक प्रिंस कुकर रख दिया, लगा दिया अपने बेटे के साथ आके। अब 5 साल हो गए, 5 साल में मुझे नहीं पता कितने गैस की टंकियां बची हैं, लेकिन जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक, आजकल वो अपील कर रहे हैं अलग अलग तरह की, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, अब लॉकडाउन 4 की भी अपील कर रहे हैं। एक बार सबसे पहली अपील उन्होंने की थी कि अपनी अपनी LPG की सब्सिडी छोड़ दो। मैंने सबसे पहले अपनी सब्सिडी कहा, ये लो मोदी जी, मैंने सब्सिडी छोड़ी, और इसलिए छोड़ी कि मुझे उसकी लगातार ज़रूरत नहीं है। सोलर कुकर्स के कारण 2 साल 5 महीने, आम तौर पर कभी थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे होता है, 2 साल 5 महीने में एक गैस सिलेंडर मेरे यहाँ आता है। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर एक सोलर और विंड पावर बनाया, पावर स्टेशन। मेरे हस्बैंड ने एक, यहाँ दिल्ली कॉलेज है, उनके साथ एक प्रोजेक्ट था, यहाँ अपनी हमारी प्रॉपर्टी पर, मेरे फार्म के ऊपर, वो सोलर और विंड पावर दोनों मिला के बनाए, जिससे सनावदिया गांव जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ के 50 परिवारों को बिजली, सोलर और विंड पावर, आज 10 साल पूरे हो चुके हैं जब वो बिजली यहाँ से निःशुल्क
उनको मिलती रही है। तो ऊर्जा में भी ज़्यादातर हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। सस्टेनेबिलिटी, अगर जो लोग ऊर्जा के फील्ड में जाके काम करना चाहते हैं, सोलर कुकर बनाना चाहते हैं, सोलर ड्रायर बनाया है हम लोगों ने। अभी सोलर ड्रायर हमारे जो है वो उसके ऊपर भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। आज मेरी आप उस पर देखेंगे कि सोलर ड्रायर, जिसमें मेरी फेसबुक पे भी है, देखा होगा आपने, एक सिंपल ड्रायर है, टनल ड्रायर। मेरे हस्बैंड ने वो शायद 14-15 साल पहले बनाए थे। पहला ड्रायर मध्य प्रदेश का उन्होंने बनाया। एक देखा था पटना में, हम देख के आए एक फादर मैथ्यू के यहाँ, उन्होंने देख के आके, तब तो ये स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट का उस तरह का नहीं था कि कैमरे में लेके देखा थे, वो अपने दिल में देखा ही आके उन्होंने वैसा सोलर ड्रायर बना लिया। उस सोलर ड्रायर से कोंकण में पहली बार 2 किसानों को, 2 इंजीनियर सीख के गए और उन्होंने सोलर ड्रायर बनाए और उसका काम शुरू कर दिया। पालघर में चीकू के बागान हैं और कोंकण में कस्टर्ड एप्पल, जैक फ्रूट के, कटहल के आप कुछ उसको और कहते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, कटहल के बहुत सारे चिप्स बना के, उसकी मिठाई बना के वो उसको बेचते हैं। इसी तरह मेरे से एक मेडिकैप्स का वरुण रहेजा, एक स्टूडेंट मेरा, इंटर्नशिप मेरे साथ यहाँ की, उसने भी सोलर ड्रायर बनाना सीखा, 2 साल पहले सीखा। अब 237, कल तक उसने मुझे बताया, 237 सोलर ड्रायर उसने भारत के लगभग हर प्रांत में लगा दिए हैं, जिससे किसान को जो उसका पेरिशेबल गुड है, ये सोलर ड्रायर मेरे हस्बैंड जिमी मगिलिगन, जिनको क्वीन एलिज़ाबेथ ने उनके भारत में ये गैर पारंपरिक अक्षय ऊर्जा के लिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में समाज सेवा के लिए ये किए हुए कामों के लिए ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया, क्योंकि वो कोई ट्रेनिंग या इंजीनियरिंग पास नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक, वो भी बहाई धर्म के अनुयायी थे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सोलर ड्रायर उन्होंने उस दिन बनाया था जिस दिन उन्होंने ये खबर पड़ी थी कि एक किसान के टमाटर नहीं बिके और उसने सड़क पे फेंक दिए, और फिर ये कि किसान ने आत्महत्या कर ली। ऐसी संवेदना और वेदना होगी सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए, और फिर हम कुछ इनोवेशन करेंगे और कुछ विचार करेंगे कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सिंपल है, सस्ती है, टिकाऊ है और उसको यूज़ करना भी आसान है। तो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर भी हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को अपनी राय भेजी है कि प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट को उसके साथ जोड़ें, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बनाने का, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का। अभी हमारे इंदौर में भी ये स्वाहा एक कंपनी है, अभी एक ये यूवी से सैनिटाइज कर रहे हैं, यूवी रेज से, समीर शर्मा। तो इस तरह बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इंदौर में भी इस तरह के काम, अभी जैविक सेतु बना है जहाँ ऑर्गेनिक किसान आके अपना सामान बेचते हैं। तो हमें जैविक खेती करना होगी, जैविक सामान उगाना, जैविक इंसान हूँ, पहले आत्मा जैविक हो जाए। मैं आज जैविकता की बात इसलिए करती हूँ कि मैं और मेरे पति, हमारी शादी सस्टेनेबल थी। हम दोनों ने शादी इसलिए की कि हम दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करना चाहते थे। हम दोनों ने तय किया कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि शादी भी देर से करी थी, और जब उन्होंने मेरे साथ शादी की थी तो मेरा बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान, जहां मैंने आके काम शुरू किया, वो संस्था सिर्फ 3 साल की थी और मेरे
बहुत सारे बच्चे थे। मैंने बोला इनको छोड़कर वो दूसरे झमेले में नहीं जाएंगे। तो आज कल ही मैंने फेसबुक पे लिखा है कि जब मैं ये वायरस के कारण भारत के लाखों लाखों करोड़ों माइग्रेंट प्रवासी मजदूरों को सड़क पर महिला का प्रसव हो रहा है, बच्चे को गोदी में लेके एक बच्चे को हाथ लगा के साथ में अपना बैग घसीट के 700-800-100 किलोमीटर चल रही है। मजदूरी के मारे करोड़ों मजदूर इस देश में मजबूर हैं, शोषित हैं। आज उन पर कुछ लोग दया करके उनको खिला पिला रहे हैं सड़क पर उनकी आजीविका का कोई नहीं सोच रहा। मैंने बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान में मेरे पति और वहाँ के सब स्टाफ और बहुत लोगों के साथ मिलकर 6000 वो लड़कियाँ 500 गाँव की जो ऐसी ट्रेनिंग लेके गई हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड की, वो अपने घर में नमकीन बना के बेचती हैं, अपने घर में अपना सोलर कुकिंग से काम करती हैं, पेड़ नहीं काटने पड़ते, उनको बाहर नहीं जाना पड़ता। वो कहती हैं हमें धुआं नहीं, चूल्हे में फूंकते हैं अंदर सीने में धुआं जाता है, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो जब मैं इन किसानों को देखकर मेरी आत्मा रो रही थी, जो सड़कों पर हैं, जो मजदूरी के लिए घर से निकले हैं, जिन 6000 लड़कियों को मैंने वहाँ प्रशिक्षित किया, अभी भी बरली संस्थान में वहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, उनको किसी को वापस जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ी। आप एक एक लड़की का पता, आपको मेरी वेबसाइट पे किताबें पढ़ी हैं, डाटा पढ़ा है, आप देख सकते हैं कि वो वापस, उनके साथ वायदा ये था कि वो मजदूरी नहीं करेंगी, नौकरी नहीं करेंगी, शहर नहीं रहेंगी, ट्रेनिंग लेके 6 महीने की वापस जाएंगे। वहाँ पर ट्रेनिंग देने के बाद आज मुझे ये जीवन में 72 साल की उम्र में केवल 26 साल जीवन का सबसे बड़ा ये मेरे को ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मुझे बहाई प्रेरणा से मैं बहाई पायनियर के रूप में इंदौर आई और मैं ये सेवा दे पाई। आज अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जितने प्रोफेसर, जितने लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सुन रहे हैं, जनवरी का महीना आता है, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस में भी पेड़ लगाते हैं और हम भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं और देश को आज़ादी की बात करते हैं। लेकिन प्लास्टिक से आज़ादी कैसे लेना, कचरे से आज़ादी कैसे लेना? मेरा जीवन लगभग ज़ीरो कचरा मुक्त है। मैं कचरा नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग अभी कचरा नहीं करते हैं। आज़ादी का मतलब ये भी नहीं है कि हम जो चाहें करें। अब शराब की दुकान खुली तो सारा देश शराब पीने वाले सड़कों पर ऐसे आ गए, कोविड भूल गए, कोरोना भूल गए, ये भी भूल गए कि एक शराबी जो वहाँ हरकत कर रहा है, वो जो पीने के लिए मारे मारे खड़े हैं, वो एक शराबी के कारण कितने लोगों को वायरस हो सकता है और ये वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है। ऐसा विज्ञान का क्या फ़ायदा जो दुनिया को बर्बाद करे? जब तक वैज्ञानिक आध्यात्मिक नहीं होता, जब तक उसकी आत्मा के अंदर सस्टेनेबल प्रेम ईश्वर के प्रति नहीं है और वो विवेक से काम नहीं करता, वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो साइंटिस्ट नहीं है, वो विनाशकारी है, वो वैज्ञानिक नहीं है, जिसको हमारे भारत में अभी रामायण देख रहे थे,
वो राक्षस है ऐसा वैज्ञानिक जो इस तरह के आविष्कार करता है जिससे लोगों का, पर्यावरण का, पेड़ पौधों का, जानवरों का, नदियों का विनाश होता है। ऐसा ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड नहीं। आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ाइए। आप में से एक एक प्रोफेसर हर साल शायद कम से कम एक क्लास में 100, 150, 200 स्टूडेंट आपके निकलते होंगे। आपके पास जितना बड़ा ब्रह्मास्त्र है, ज्ञान और विज्ञान प्रोफेसरों के पास ब्रह्मास्त्र है। आपको हैरानी होगी कि मैं कॉलेज पढ़ने नहीं गई, मैं पढ़ी, प्राइवेटली पढ़ी, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं गई, मैंने विज्ञान भी नहीं पढ़ा, मैंने कला भी नहीं पढ़ी, इंजीनियरिंग भी नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने आदिवासी गांव के साथ, प्रकृति के साथ, इस गांव में रहकर ये पक्षियों को देखकर, चींटियों को देखकर, सबको देखकर जो मैंने अपने जीवन में ये सीखा है, हम लोग हमारे जीवन में हमेशा लर्निंग मोड में रहें और हमें कौन सा ज्ञान अर्जित करना है उसकी भी सस्टेनेबल चॉइस है। एक ज्ञान वो है जो केवल भौतिक है, जो कंपटीशन है, मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं। एक वो ज्ञान है कि मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध ना भूखा जाए। वो ज्ञान की आत्मा हो और परमात्मा का प्रेम हो, और परमात्मा के प्रेम के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड है। ये कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस से ज़्यादा भयानक है ये शराब पीने का वायरस, ये बीड़ी सिगरेट का वायरस, ये चुगली करने का वायरस, ये ईर्ष्या करने का वायरस, दूसरे पे आक्रमण करने का वायरस, पाप करने का वायरस, अपने आप को ऊंचा दिखाने का वायरस, दूसरों को नीचे दिखाने का वायरस। ये बहुत सारे वायरस हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब ने इतने समय में ये इतने अनुभव किए होंगे, और मुझे पक्का पता है आपका ये जो ग्रुप, जो लोग आज यहाँ मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं आपको ये बात बताना भूल गई कि ये जो साड़ी मैंने पहनी है ये मैंने नंदुरबार में खरीदी थी। उस औरत से जो वो ये साड़ी बुनती है, ठीक नंदुरबार, बहुत साल पहले मैं और मेरे पति, तब नंदुरबार यहाँ एक बस चलती थी और वो बहुत लंबा टाइम लेती थी, और ये जीपीएस नहीं होता था। करीब मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 22-23 साल, 21 साल पुरानी, 20-21 साल पुरानी बात है। हम जिप्सी जीप में, वो मेरे ड्राइवर मुझे जिम्मी लेके गए, तो हम पहले निमाली में रुके। कांता बहन थी पद्मश्री, उनको मिले। वहाँ मेरी शिष्या थी कुछ, जो बरली संस्थान से सीखकर स्पोर्ट्स सेंटर में थी, उसको मिले। फिर हम लोग आगे ये तोरणमाल और ये आगे गए, शादा होते हुए नंदुरबार गए। जब वहाँ ओपन स्कूल की, नेशनल ओपन स्कूल की कोई शाखा थी खुली, उसका मैं इंस्पेक्शन करने के लिए मुझे भारत सरकार ने भेजा था, और मैं वहाँ से बहुत कुछ सीखने आ गई थी, आके सीख के आई हूँ। लोगों को लगा कि मैं इंस्पेक्टर के रूप में आई हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ सीख के आई नंदुरबार। और तोरणमाल का अभी भी, मैं पाटिल जी से पूछ रही थी फ़ोन पे, तोरणमाल अभी भी वैसा है क्या? उन्होंने बोला बिल्कुल वैसा है, प्राकृतिक है। जब तक टूरिस्ट वो नहीं बनता, जब हमारे देश में आपदाएं आई हैं, जब हमने गंगा जी पे, जब हमने अपने तीर्थों को
टूरिस्ट नज़र से जाना शुरू किया। हमारे चारों धाम उत्तराखंड में आपदा आई, ऐसे हमारे तीर्थों को, वैष्णो देवी, सब जगह पूरे पूरे विश्व में आपदाएं आ रही हैं, क्योंकि हमने प्रकृति को टूरिस्ट के नज़रिए से हम उसका सम्मान नहीं, उसके फ़ोटो खींचना, अपनी सेल्फी लेना। सेल्फ के अंदर देखें, अपना निरीक्षण करें। तो मैं जब वहाँ से बाहर निकली, नंदुरबार के कुछ किलोमीटर बाहर ही आई थी, तो वहाँ बहुत सारी महिलाएं, बुनकर महिलाएं थी। तो मैंने ये 9 वरी 2 साड़ियाँ खरीदी थी। मुझे याद है शायद 300 रुपये की 2 साड़ियाँ थी। दोनों साड़ी खरीदी, उसका ब्लाउज़ बना, एक दुपट्टा, क्योंकि मैं तो 9 वर्ष साड़ी नहीं पहनती हूँ, मुझे तो आती नहीं साड़ी पहननी, लपेट लेती हूँ क्योंकि ये अच्छी है, सूती है, बहुत कंफर्टेबल है। आपको ये भी हैरानी होगी कि मैं अपनी साड़ियाँ प्रेस भी नहीं करती। मेरे घर में ज़्यादातर सामान धोने का जो है अरीठे से करते हैं, और सारी फिनाइल अपने घर में धोने का काम, बर्तन मांजने का काम, स्टील के बर्तन हम राख से मांजते हैं, और अरीठे से हम सारे चीनी के, प्लास्टिक के, कांच के बर्तन साफ़ करते हैं। फिनाइल घर में बनाते हैं। मेरे पास गाय है, गाय का परिवार है, दूध दही सब कुछ घर में है। ईश्वर ने आपको बताया, शहतूत खत्म हुए, पपीते शुरू हो गए, पपीते खत्म हुए, रामफल शुरू हो गए। बताइए, इधर मैं रामायण देख रही थी और मैं बैठ के रामफल खा रही हूँ, राम जी का दिया हुआ। और वो शबरी, क्योंकि जीवन तो मेरा भी शबरियों के साथ बीता है, तो शबरी के बेर, रामफल, फिर अभी रामफल खत्म हुआ तो वाटर एप्पल शुरू हो गए। अभी वाटर एप्पल चल ही रहे हैं, तो आज चीकू निकाले हैं, बस उसका पार डालते हैं, 2-3 दिन में खाने के लायक हो जाते हैं। कोई भी चीज़ को मुंह में खाने की अलग से इच्छा नहीं होती। मेरी सस्टेनेबल आदतें मैंने बनाई हैं। ये मेरे कपड़े धो के कपड़े में डाले, सुखा लिए, और सुखा के उसको पहन लिया, प्रेस नहीं किए हैं, प्रेस करने की ज़रूरत थी। हम कैसे ऊर्जा बचाएं, अपनी ऊर्जा कैसे बचाएं? ये व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस, ये फॉरवर्डेड मैसेजेस सबसे ज़्यादा ऊर्जा खराब करते हैं। डाटा भी ख़त्म हो जाता है, भेजा भी ख़त्म हो जाता है, रात को नींद भी नहीं आती है, डिप्रेशन भी आता है। जब ईश्वर ने ये कहा है कि संयम रखो, भगवत गीता में भी संयम की ही बात की गई है। उसमें ये भी कहा है, जैसा खाएंगे वैसे होंगे, सात्विक खाएंगे सात्विक बुद्धि होगी, तामसिक खाएंगे तामसिक होगी, राजसिक तो राजसिक होगी। तो सात्विक का मतलब जैविक खाना है, तो जैविक उगाएं, जैविक का फूड प्रोसेसिंग करें, जैविक की मार्केटिंग करें, जैविक के बाज़ार लगाएं, पशुपालन करें, नदियों का कुएं को जिंदा करें, बैल को जिंदा करें। मैंने पिछले 3 साल से मेरा छोटा सा गाय के जो भी बछड़ा है बड़ा करके उस गांव में भेज देती हूँ, आदिवासी में, जहाँ पर उनको बैल की ज़रूरत है। वो लोडिंग गाड़ी में पैक करवा के अभी हर साल 3-4, क्योंकि मेरे गांव में और बहुत सारे गांव में गाय माता, गौ माता की जय बोलते हैं, लेकिन नंदी को भूल जाते हैं। नंदी की पूजा करते हैं, लेकिन नंदी को पैदा होते ही किस तरह से ख़त्म करते हैं, आपसे ज़्यादा मुझे नहीं पता, आप बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं। तो मैंने बछड़ा बचाओ अभियान शुरू नहीं किया, मैंने अपने से शुरू किया। मैं कर रही हूँ,
मैं आसपास वाले किसी को उपदेश नहीं दे रही हूँ, आपको भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करें, पर आपने मुझे सुनाने को बोला है कि मैं कैसे जीती हूँ। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि मैं बहुत सुखी हूँ। मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ये जीवन दिया। मुझे इतने शरीर पर भी परीक्षाएं ली उसने, लेकिन निकाला भी उसी ने है। और मैं प्रार्थना में बहुत विश्वास करती हूँ कि प्रार्थना करना चाहिए, हमें अपने अपने पवित्र ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, कर्म करने को कहा है। और ये सारा कुछ हमारा तन मन धन जब सस्टेनेबिलिटी में लगेगा तब हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड करेंगे। ये कोरोना वायरस हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। दुनिया में सबसे बड़ा संकट है और ये भूल गए हैं फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, खत्म। एक ही वर्ड है, एल हट गया है उसमें से, WORD, एक वर्ड है कोरोना वायरस। अभी केमिकल कोरोना, कचरा कोरोना, कचरा खाओ ना, जहर मुक्त खाओ ना, ये लेसन हमें मिल रहा है। और मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं भी एक आपके जैसी इंसान हूँ, लेकिन मैं अंत में आप सबको बहुत सारा आभार देती हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और उन सब लोगों को जो आज मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, मैं सबका नाम नहीं पढ़ पाई, बाद में देखूँगी, लेकिन मुझे दिख रहे हैं, सबका प्रेम भी दिख रहा है, सबके नाम भी दिख रहे हैं। और मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। घर पे रहें, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहें, बैठकर योजनाएं बनाएं। और ये टेक्नोलॉजी का भी अच्छा उपयोग कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ समीर शर्मा जी हैं, बहुत बार वो ऐसे आयोजन करते रहते हैं। तो आज मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और दूसरा आपका आज का सेमिनार के लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। अंत में एक ही संदेश है, हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे। कोविड पे मरने वालों को नहीं पता था वो कोविड से मरेंगे, डॉक्टर पुलिस वाले कैसे मरेंगे ये चॉइस नहीं है, लेकिन कैसे जीना है, एक ही चॉइस है। आप जिए, हमेशा जिए, हज़ारों साल जिए, सस्टेनेबल लाइफ हो आपकी, आपके गाँव की। भारत माता की जय। जय हिंद।